इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैर भी। मंगल 25 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। मुआशी तन्हाई या आलमी मईशत में शमूलियत, अमरीका का ईरान को आलमी इक्तिसादी निज़ाम से अलग थलग करने के लिए नई और सख्त पाबंदियों का ऐलान। The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. अमरीका की पासदाराना इनकलाब के सीनियर ओहदेदारों से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक इनाम की ऑफर, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर दिफा ने तेहरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखने का इशारा दिया है। No, if we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. दूसरी जानब ईरानी सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में अमेरिका से लहजा बदलने का मुतालबा, मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की धमकी के बाद चीन का अपने मफादात के लिए ज़रूरी इक़दामात का ऐलान। Economic wars and maximum pressure are not the solution. On the contrary, they will only lead to escalation and risk spillover, which will disrupt the global economic and financial order and harm the legitimate interests of other countries. चीनी सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन के मसले को मशरिक़ वस्ता के बहरान की बुनियादी जड़ करार देते हुए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अमन मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया है। 生动写照，面对变乱交织的国际和地区形势，建设更具内涵、更有活力的中约关系，符合两国人民共同期待。 47 बरस बाद अमेरिका ने शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया है। ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. तलाक, पुराने मोबाइल फ़ोन और साबका कमांडर्स। देखिए 5 साल से तालिबान के ज़ेर असर अफ़गानिस्तान की अंदरूनी झलक। शुमाली अफ़गानिस्तान में तालिबान के गवर्नर अब्दुल्ला सरहदी अपना दिन शुरू कर रहे हैं। वो ग्वांतानामो बे के साबिक कैदी हैं जो अब खित्ते में सख्त शरीयत के निफाज के ज़िम्मेदार हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते। ये एक नायाब रसाई है। एक एक करके मकामी लोग अपने मसाइल के साथ आ रहे हैं। गवर्नर जल्दी जल्दी अपने फैसले सुना रहे हैं, लेकिन एक केस ने सबकी तवज्जो हासिल की है। एक 18 साला खातून अपने शोहर से तलाक मांग रही है। वो इस पर मारपीट और बदसलूकी का इल्ज़ाम लगा रही है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला पशीन के इलाके सरानान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मजदूर कत्ल। इसी इलाके में 4 रोज़ पहले मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को धमाके से उड़ा दिया था। पाकिस्तानी मौसीकी में मुनफरिद अंदाज और पंजाबी गानों के बाइस अपनी अलग पहचान बनाने वाले मौसीकार अबरारुल हक का कहना है कि इंडिया के बरक्स पाकिस्तान में पंजाबी को कूल नहीं समझा जाता। कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि पंजाबी कूल नहीं है, उससे उर्दू को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। पंजाबी हम घरों में भी बोलने से इज्तनाब करते हैं। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ میں مزید اضافے کا اعلان کرتے ہوئے تہران کے مالیاتی اور تجارتی روابط رکھنے والے ممالک اور اداروں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے نئی پابندیوں کو ایران کے خلاف ایک وسیع مالیاتی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اب صرف ایران کی سرگرمیوں کو محدود کرنے نہیں بلکہ اس کی حکومت کو عالمی اقتصادی نظام سے مزید الگ تھلگ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے ساتھ کاروبار اور مالیاتی تعاون جاری رکھنے والے ممالک اور ادارے بھی ثانوی امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اسکاٹ بیسنٹ نے پریس کانفرنس میں آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کی آمدنی اور پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے اہم مالیاتی نیٹ ورکس کی نشاندہی کر لی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا دائرہ ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، سونے، ہوا بازی اور جہاز رانی سمیت متعدد شعبوں تک پھیلا دیا گیا ہے اور درجنوں اداروں، افراد اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیسنٹ کا کہنا تھا کہ ایران کے سامنے اب یا تو اقتصادی تنہائی قبول کرنے یا عالمی معیشت کے ساتھ معمول کے تعلقات کی جانب واپسی کا راستہ موجود ہے۔ For 47 years. President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. Our great armed forces have laid the groundwork for achieving the president's objective of preventing Iran from ever obtaining nuclear weapons. They have shown America's resolve to finally end this threat. And the strength of America's economy under President Trump allows us to wage this sustained financial operation alongside the might of our military. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے خلاف سخت موقف دہراتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران سمیت اپنے مخالفین کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران اقتصادی اور عسکری دباؤ کا سامنا کر رہا ہے جبکہ امریکی انتظامیہ تہران کے خلاف اپنی پالیسی میں مزید سخت اقدامات سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ تاہم امریکی دباؤ کے باوجود ایران کی جانب سے مذاکرات اور کسی ممکنہ معاہدے کے لیے واشنگٹن کی پالیسی اور رویے میں تبدیلی کا مطالبہ مسلسل سامنے آ رہا ہے۔ You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. اسی دوران امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے بھی واضح کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا امکان ختم نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی دباؤ اس وقت ایران پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، تاہم اگر ضرورت پڑی تو امریکہ طاقت کے استعمال کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہیگسیٹ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور اپنے جوہری پروگرام سمیت دیگر متنازع معاملات پر بات چیت کرے۔ No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. دوسری جانب پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کا ایک روزہ دورہ مکمل کیا ہے جسے پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی اور سفارتی رابطوں کی اہم کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق دورے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع میں تعطل ختم کرنے، کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے ممکنہ راستے تلاش کرنا تھا۔ دورہ تہران کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اعلیٰ ایرانی سیکیورٹی حکام، پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع، کشیدگی میں کمی، آبنائے ہرمز کی صورتحال اور مذاکرات کے ذریعے بحران کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایرانی قیادت نے کشیدگی میں کمی
बाहमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान अमेरिका पर जोर दिया कि वो ईरान के बारे में अपना लहजा और नुक्ता नज़र तब्दील करे। उनका कहना था कि दबाव, धमकी और ज़बरदस्ती की पॉलिसियों से मसाइल हल होने की बजाय मज़ीद पेचीदा होते हैं। ईरानी सदर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि सिफारती ताउन तनाज़े के हल और पहले से तयशुदा मफाहमती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मदद दे सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दौरा ईरान को मस्बत और नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि ईरानी सदर के साथ मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। उनके मुताबिक गुफ्तगू का महवर ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा, मशरक़ वस्ता की कशीदगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल था, जबकि दोनों फरीकों ने ऐसे इक़दामात पर भी बात की जो जामे और पुरअमन हल की राह हमवार कर सकते हैं। मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि हालिया सिफारती राब्ते खित्ते में देर पा अमन के लिए मज़ीद मुस्बत पेशरफ्त का बाइस बनेंगे। उधर आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल बदस्तूर तशवीश का बाइस है, जहाँ ईरान ने कवायद की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में दर्जनों आयल टैंकरों को ब्लैक लिस्ट करने का ऐलान किया है। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया कि मुस्तकबिल में इन हिदायत की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि ब्लैक लिस्ट किए गए टैंकरों के साथ तेल या सामान की मुंतकली में मुलव्वस बहरी जहाज़ भी मुमकिन कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। आबना हुर्मुज़ आलमी तवानाई की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम रास्ता है और यहाँ किसी भी बड़ी रुकावट के आलमी तेल की मंडी और खलीजी ममालिक की मईशतों पर दूररस असरात मुरतब होते हैं। अमेरिका ने इसी दौरान पासदारान इनकलाब के कई सीनियर ओहदेदारों से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर माली इनामात का ऐलान भी किया है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारों के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक के इनामात की पेशकश की है। अमरीकी महकमा खारजा से वाबस्ता रिवार्ड्स फॉर जस्टिस अकाउंट ने एक्स पर जारी एक पैगाम में लिखा कि ये अफराद पासदारान इनकलाब की उन यूनिट्स की कमान करते हैं जिन्होंने मुसल्लह हमलों के जरिए अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाया और तबाहकुन साइबर कार्रवाइयों के जरिए अहम तनसीबात को भी हदफ बनाया है। इस फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल हई और पासदारान इनकलाब के साइबर शोबे के कमांडर हमीद रजा लश्करियान शामिल हैं। फहरिस्त में सईद आका जानी और मजीद खादमी के नाम भी शामिल हैं। सईद आका जानी पासदारान इनकलाब की फ़िज़ाई और खलाई फोर्स के साबिक कमांडर थे, जबकि मजीद खादमी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस कमांडर थे। दोनों हालिया जंग के दौरान मारे गए थे। यूं ईरान पर बढ़ते हुए अमरीकी इक़्तिसादी दबाव, फौजी कार्रवाई के इम्कान, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों, तेहरान के सख्त रद्द अमल और आबना हुर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल ने मशरक़ वस्ता को एक मरतबा फिर इंतहाई हसास मरहले में पहुँचा दिया है। अब आलमी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ है कि आया सिफारती राब्ते कशीदगी कम करने में कामयाब होते हैं या इक़्तिसादी पाबंदियों और इलाकाई महाज आराई का ये सिलसिला एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार करता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में जारी बहरानों और अदम इस्तेकाम की बुनियादी जड़ फ़लस्तीन का मसला है, जिसके मुस्तकिल और सियासी हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। चीनी सदर ने ये बात बीजिंग में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल, फ़लस्तीन के मसले और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे की जानिब से जारी मुलाकात के सरकारी खुलासे के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन के मसले के सियासी हल, फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात की बहाली और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के जल्द क़याम पर जोर दिया। उनका कहना था कि मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन और इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात और सियासी राब्तों का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के देरीना हदफ को अमली शक्ल दी जाए। 我对此表示赞赏。中越建交49年来，双方始终相互尊重、平等相待、互利合作，是不同社会制度、不同大小国家合作共赢、交流互鉴的生动写照。
दूसरी जानब चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भी खबरदार किया कि मशरक़ वस्ता और खलीज फ़ारस का ख़ित्ता एक इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहा है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों की जानिब वापस आएँ। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने यह बात बीजिंग में कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा से मुलाकात के दौरान कही। वांग यी का कहना था कि खित्ते में बार बार जंग, तनाज़ा और महाज लड़ाई के पुराने तरीक़ों को दोहराने से गुरेज किया जाए। मौजूदा हालात में सबसे अहम तरजीह कशीदगी में कमी लाना और मामलात को सिफारती ज़राए से हल करना है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कुवैत और दीगर इलाकाई ममालिक के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और एक तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ये सिफारती मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब अमरीका ने ईरान पर दबाव में मज़ीद इजाफे का इंदिया दिया है और इसके तिजारती शराकतदारों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान ने अमरीकी इक़दामात को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा मालियाती हमला करार दिया है। तेहरान का कहना है कि इसके खिलाफ मुआशी दबाव और पाबंदियों का सिलसिला जारी रहा तो इसके खित्ते और आलमी तिजारत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरी जानब अमरीका की जानिब से चीन के इक़्तिसादी शराकतदार ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों के ऐलान के बाद बीजिंग का कहना है कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन मुतअद्दिद बार वाज़े कर चुका है कि वो गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों की सख्ती से मुखालफत करता है। China has made clear on many occasions its firm opposition to illicit unilateral sanctions that have no basis in international law or the authorization of UN Security Council. Economic wars and maximum pressure are not the solution. On the contrary, they will only lead to escalation and risk spillover, which will disrupt the global economic and financial order and harm the legitimate interests of other countries. The pressing task is to facilitate de-escalation of the situation and return to dialogue and negotiation as soon as possible. China will take all necessary measures to firmly safeguard its rights and interests. याद रहे कि चीन ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। चीन की जानिब से मुज़ाकरात, सिफारतकारी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर इस बात की अक्कासी करता है कि बीजिंग खित्ते के बहरान के सियासी हल को नागुज़ीर समझता है। अमेरिका ने तकरीबन 47 बरस बाद शाम को दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की अपनी फहरिस्त से निकालने का ऐलान कर दिया है। वाशिंगटन का कहना है कि इस फैसले से शाम की आलमी मईशत में दोबारा शमूलियत और मुल्क में निजी शोबे की सरमायाकारी की राह में हायल एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक ये फैसला शाम की नई हुकूमत की जानिब से खुद को बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी की सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर अलग करने के लिए किए गए इक़दामात के एतराफ़ में किया गया है। उनका कहना था कि वाशिंगटन शाम के साथ ताल्लुकात के एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है और इस इक़दाम से शामी अवाम के लिए मुआशी खुशहाली और इस्तेहकाम की नई राहें खुल सकती हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया शाम के नए सदर अहमद अल शरा के साथ रवाबित को फ़रोग़ दे रही है। अहमद अल शरा ने अमरीका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज शाम अपने कंधों से एक स्याह दाग उतार रहा है और अपने हाथों से अपने तकलीफ दे माजी का एक बाप फाड़ रहा है। ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة. याद रहे कि अहमद अल शरा माजी में अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से जाने जाते थे और एक अस्करियत पसंद गिरोह अल-कायदा से वाबस्ता रहे हैं। माजी में अमेरिका ने उन्हें मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल किया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर किया गया था। अहमद अल शरा की तंजीम HTS को भी अमेरिका ने अपनी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया है। ये तंजीम माजी में शाम में अल-कायदा से वाबस्ता समझी जाती थी। ताहम अहमद अल शरा ने
2016 में अलकायदा से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। 2024 के अवाखिर में HTS ने बागियों की उस कार्रवाई की क़यादत की थी जिसके नतीजे में शाम के तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाले सदर बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया था। इसके बाद अहमद अल शरा की क़यादत में शाम में एक नई सियासी तरतीब सामने आई और नई हुकूमत ने आलमी बिरादरी के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ये भी कहना है कि शाम के हवाले से इस फैसले का मकसद मुल्क के अवाम को तरक्की और खुशहाली की जानिब आगे बढ़ने का मौका फराहम करना है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इस इक़दाम से शाम में बैनुल-अक़वामी और निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। शामी हुकूमत ने अमरीकी फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। शाम की सरकारी खबर एजेंसी साना के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शबानी ने कहा है कि दमिश्क शफाफियत, बाहमी मफादात और बाहमी एहतराम पर मबनी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। We hope that removing this final obstacle will also open the way, improve the economic situation, and reconnect Syria to the global financial and economic system as well. तकरीबन आधी सदी बाद अमेरिका की जानिब से शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकालने को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है, जिससे शाम की इक़्तिसादी बहाली, बैरूनी सरमायाकारी और आलमी बिरादरी के साथ इसके ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। अफ़गानिस्तान में तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आए 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ कावान खामोश को तालिबान के दौरे हुकूमत में मुल्क के अंदर खसूसी रसाई हासिल हुई है, जहां उन्होंने तालिबान की आला क़यादत और उन अफराद के साथ वक्त गुजारा जो कभी बागी जंगजू थे और आज अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज हैं। कावान खामोश ने अपनी रिपोर्ट में जायज़ा लिया कि तालिबान बहरानों में घिरे अफ़गानिस्तान को किस अंदाज में चला रहे हैं, जबकि आम अफ़गान शहरी एक बार फिर सख्त गिर निज़ाम हुकूमत के तहत अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान के गवर्नर अब्दुल्ला सरहदी अपना दिन शुरू कर रहे हैं। वो ग्वांतानामो बे के साबिक कैदी हैं जो अब खित्ते में सख्त शरीयत के निफाज के जिम्मेदार हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते। ये एक नायाब रसाई है। एक एक करके मकामी लोग अपने मसाइल के साथ आ रहे हैं। गवर्नर जल्दी जल्दी अपने फैसले सुना रहे हैं, लेकिन एक केस ने सबकी तवज्जो हासिल की है। एक 18 साला खातून अपने शौहर से तलाक मांग रही है। वो इस पर मारपीट और बदसलूकी का इल्ज़ाम लगा रही है। उसकी शनाख्त छुपाने के लिए हमने किसी और से उनके अल्फाज बुलवाए हैं। मैं फांसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं। शरीयत यानी इस्लामी मजहबी कानून के मुताबिक अगर कोई औरत तलाक का आगाज़ करती है तो अक्सर उसके शौहर की रजामंदी भी दरकार होती है, और बीवी को शायद वो जहेज भी वापस करना हो जो उसके मियाँ ने शादी के वक्त दिया था। आमतौर पर एक माली तस्फिया तय पाता है, लेकिन इस खातून के शोहर का कहना है कि उन्हें 4 गुना रकम चाहिए। आपको बहुत ज्यादा समझौते करने पड़ेंगे, आप अपनी इज्जत और वकार खो देंगी। गवर्नर साहब, मेरी इज्जत और वकार पहले ही इसने तबाह कर दिए हैं। औरत को बाहर भेज दिया जाता है और मर्द इस मामले पर आपस में गुफ्तगू करते हैं। औरतों में दिमाग नहीं होता, उनमें अकल की कमी होती है, उन्हें किसी बात का इल्म नहीं होता। आप तलाकशुदा बेटी के साथ क्या करेंगे? आप उसे कत्ल तो नहीं कर सकते, आपको उसकी शादी किसी और शख्स से करनी होगी। क्या आप ऐसी लड़की की शादी अपने बेटे से करेंगे? खातून का खानदान $30,000 जो इसके शोहर मांग रहे हैं देने से इनकार कर रहा है, और गवर्नर का कहना है कि वो तलाक ना लें। शोहर को सिर्फ वार्निंग दी जाती है कि अगर दोबारा बदसलूकी हुई तो सज़ा दी जाएगी। तालिबान की आज की पॉलिसियाँ इस्लामी कानून की वैसी ही सख्त तशरीह जैसी हैं जो उन्होंने 90 की दिहाई में नाफिज की थीं। जिस हफ्ते तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे, ये खातून एहतजाज के लिए सड़कों पर निकली थीं। इनका एक कामयाब करियर था और वो एक एक्टिव ज़िंदगी गुजारती थीं, लेकिन अब हम छुप कर मिल रहे हैं। हम इनकी हिफाजत के लिए इनकी शनाख्त जाहिर नहीं कर सकते। मैंने इनसे पूछा कि तालिबान ख़वातीन पर पाबंदियाँ क्यों लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है तालिबान डरे हुए हैं। वो पढ़ी लिखी ख़वातीन से डरते हैं। उन्हें मालूम है कि तालीम याफ्ता ख़वातीन तालिबान जैसे जाहिल इंसानों को जन्म नहीं देंगी। वो ख़वातीन पर पाबंदी लगाना चाहते हैं ताकि वो ज़हीन मर्दों की परवरिश ना कर सकें, क्योंकि ये तालिबान का ख़ात्मा होगा।
جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ بدل چکے ہیں۔ 5 سال بعد یہ ایک ایسا ملک ہے جسے مرد مردوں کے لیے چلا رہے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انسانی حقوق کا احترام کریں گے، آپ خواتین کو زندگی کے تمام شعبوں، کام اور تعلیم میں حصہ لینے کی اجازت دیں گے۔ آپ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام کیوں ہوئے؟ میں نے شریعت کو ایک شرط کے طور پر رکھا تھا۔ ہم خواتین کے حقوق، آزادی رائے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے شریعت کے دائرے میں پرعزم ہیں۔ ہمیں ہر چیز کو شریعت کے مطابق آگے بڑھانا ہوگا۔ ایک انسرجنسی کے طور پر طالبان نے ثابت کیا تھا کہ وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک بحران زدہ ملک کو چلا سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ کاوون خاموش کی رپورٹ پیش کر رہے تھے احسن محمود یونس۔ اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کے پڑوسی ملک پاکستان کا، جہاں کے صوبے بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے سرانان کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے پنجاب صوبے سے تعلق رکھنے والے 6 مزدوروں کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کے بعد فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک جبکہ ایک زخمی حالت میں بازیاب ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق مزدور ضلع کلا عبداللہ کے ایک انگور کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ ان کی لاشیں اور زخمی شخص سرانان کے قریب سلیمان سائی کے علاقے سے ملے، جنہیں بعد ازاں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاحال کسی تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزیر داخلہ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ واقعہ سرانان پولیس تھانے پر کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے حملے کے چند روز بعد پیش آیا ہے۔ یاد رہے کہ بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے سرانان میں 20 اگست کو 25 سے زائد مسلح افراد نے پولیس تھانے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا تھا۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق مسلح افراد تقریباً 40 سے 50 منٹ تک بازار میں موجود رہے اور کارروائی کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سرانان جیسے پشتون آبادی والے علاقے میں دن دہاڑے ایسی کارروائیاں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم سوالات اٹھاتی ہیں۔ سرانان میں پیش آنے والے ان واقعات کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایک بیان میں اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دن دہاڑے مسلح لوگوں کا بازار میں پولیس تھانے پر حملہ اور کسی ملزم کا گرفتار نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے معاون برائے میڈیا بابر یوسف زئی کا کہنا ہے کہ سرانان میں ہونے والی کارروائی دہشت گردی کی کارروائی تھی، جس کا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کا کام جرائم کو کنٹرول کرنا اور جرائم پیشہ افراد کو پکڑنا ہوتا ہے، اسی لیے کالعدم تنظیم کے لوگوں نے تھانے کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے بعد سرانان میں دہشت پھیلانے والوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق کالعدم تنظیموں کی ایسی کارروائیوں کا مقصد میڈیا کی توجہ حاصل کرنا اور بیرونی ممالک کی ایما پر خوف و ہراس پھیلانے کے سوا کچھ نہیں۔ اگرچہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران بلوچستان میں عسکریت پسندی کے واقعات بڑھے ہیں، تاہم سیکیورٹی امور کے ماہر اور تجزیہ کاروں کے مطابق سرانان میں پیش آنے والا واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ کسی بلوچ عسکریت پسند تنظیم کی جانب سے خالصتاً پشتون آبادی والے علاقے میں کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے سرانان میں جمعرات کو 4 بجے کے قریب کالعدم BLA جسے فتنہ الہندوستان کہا جاتا ہے کہ مسلح دہشت گرد عام عوام کی بھیس میں شہر میں داخل ہوئے اور اچانک پولیس تھانے پر دھاوا بولا۔ دہشت گردوں نے پولیس اہلکاروں کو راکٹ اور بھاری ہتھیاروں سے قابو کیا اور تھانے میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا اور بعد میں دھماکہ خیز مواد سے تھانے کو اڑا دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کالعدم تنظیم کے مسلح دہشت گرد نہ تو بڑی گاڑیوں پر آئے اور نہ ہی ایک ٹولے کی شکل میں، بلکہ عام گاڑیوں میں شہر میں داخل ہوئے اور لگتا ایسا تھا جیسے پہلے سے ہی تھانے کی مکمل ریکی کی گئی۔ پشین میں پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دہشت گرد مسلح افراد جمعرات کو سرانان بازار آئے اور انہوں نے تھانے کے عملے پر قابو پا لیا۔ اہلکار کے مطابق چونکہ پشین ضلع ایک پرامن قبائلی علاقہ ہے اور تقریباً 3 بجے کے بعد پولیس کے اہلکار موٹر سائیکلوں پر گشت کرتے ہیں، اسی سلسلے میں تھانے میں موجود اہلکار معمول کی گشت پر نکلے تھے جب دہشت گردوں نے تھانے میں موجود 5 سپاہیوں کو قابو کیا اور تھانے کو نظر آتش کر دیا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق لگ ایسا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے تھانے کو نظر آتش کرنے کے بعد ایک بیٹری ڈیوائس سے منسلک ریموٹ سے تھانے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ یاد رہے کہ سرانان بلوچستان کے پشتون بیلٹ کا علاقہ ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا افغان مہاجر کیمپ بھی سرانان میں کئی دہائیوں سے موجود رہا ہے۔ بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں کالعدم بلوچ دہشت گرد تنظیم نے کبھی بھی ایسی واردات نہیں کی
की थी। माजी में भी जब कलदम तंजीम पश्तूनों के किसी ताजिर या गाड़ी को अगवा करते थे तो समाजी प्रेशर से उन्हें आजाद किया जाता था, जिसकी वजह से पश्तून बेल्ट में कलदम तंजीमों के लिए कौम परस्तों के नरम गोशा होने के बाइस पश्तून बेल्ट इन्हें अपने लिए खतरा नहीं समझती थी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वाक़े के बाद FC के एहलकारों ने फरार होने वाले दहशतगर्दों का तकरीबन 25 किलोमीटर तक मुसलसल ताक़ुब किया, जिसके नतीजे में 5 दहशतगर्द मारे गए। और अब रुख करते हैं ग्रीनलैंड का, जहां साहिल के करीब बर्फानी चादरों के पिघलने से हज़ारों वेल्स फ़ायदा उठा रही हैं। जो समंदर कभी पूरा साल बर्फ़ से ढके रहते थे, वो बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बाइस अब बड़ी मछलियों और बिलखसूस वेल्स के लिए खुराक का नया मरकज़ बन गए हैं। साइंसदानों का कहना है कि कुछ मछलियों ने इस तब्दीली को कबूल कर लिया है, ताहम बाज़ अनवा इस नई सूरत हाल से मुतासर होती दिखाई देती हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक इस बदलती हुई सूरत हाल की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली है। साफ़ी विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट पेश कर रही है खतीजा आरिफ। समुद्र के पानी में रफ्तार भरती हुई देवकामत वेल्स। मशरक़ी ग्रीनलैंड के साहिल के करीब ये समुद्र कभी पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता था, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है और समुद्र में बर्फ़ पिघल रही है, ये पानी नए मेहमानों का घर बन रहा है, जिनमें ये वेल्स काबिल ज़िक्र हैं। साइंसदानों ने फ़िज़ाई सर्वेस, सैटेलाइट टैगिंग और मकामी लोगों से बात करने के बाद ये नतीजा निकाला है कि गर्मी के मौसम में हज़ारों की तादाद में फिन वेल, हम्प वेल और मिंकी वेल यहाँ का रुख करती हैं। ये वेल्स उन मछलियों को अपनी खुराक बनाती हैं जो खुद दर्जा हरारत बढ़ने और बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ आई हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली मछलियों की सबसे बड़ी नकल मकानी है। बाज़ मछलियाँ इस तब्दीली को कबूल कर चुकी हैं, लेकिन वो मछलियाँ जो आर्कटिक की बर्फ की आदी हैं वो थोड़ी बेचैन हैं। Just shows how nature can change its way of ये इस बात की मिसाल है कि कुदरत अपने निज़ाम को किस तरह बदल सकती है। मेरा कहना है कि बहुत सारी बुलियन वेल्स मौका परस्त होती हैं और वो अपनी खुराक के लिए मुख्तलिफ इलाकों का इंतखाब कर सकती हैं, लेकिन आर्कटिक में रहने वाली मछलियों की बाज़ नस्लें मुश्किल में हैं क्योंकि उनके रहने की जगह तंग हो गई है। हाल ही में जब हमने कनाडा के सब आर्कटिक इलाके में एक दस्तावेजी फिल्म बनाई तो हमने देखा कि बर्फ़ पे इन्हसार करने वाली एक और स्पीशी आर्कटिक रीछ मौसमियाती तब्दीली के बाइस अपने मस्कन से निकलकर इंसानी आबादियों के करीब आने पर मजबूर हो रहे हैं। अब मशरक़ी ग्रीनलैंड में भी इस तरह का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वॉर्सेस, नावाल्स और बेलुगूस जैसी वेल्स को गर्म होते आर्कटिक में अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद का सामना हो सकता है, लेकिन फिलवक्त बदलते हालात का ये वेल्स भरपूर मज़ा ले रही हैं। पाकिस्तानी मौसीकी में मुनफरद अंदाज और पंजाबी गानों के बाइस अपनी अलग पहचान बनाने वाले मौसीकार अबरारुल हक ने हसन काज़मी से खुसूसी गुफ्तगू में अपने गानों पर होने वाली तनकीद, मौसीकी के बदलते रुझानात और पंजाबी मौसीकी को दरपेश मसाइल पर बात की है। अबरारुल हक के मुताबिक पाकिस्तान में पंजाबी को कूल नहीं समझा जाता, इसलिए पाकिस्तान में पंजाबी मौसीकी की तरक्की के लिए नए फ़नकारों की हौसला अफजाई और इसे जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, सुनिए खुद उनकी ज़बानी। अपने देश की टिकट कटा तेनू सच्चा प्यार दवावांगा, शेक्सपियर भुल जाएंगी तेनू वारिस शाह समझावांगा। अब देखें, वारिस शाह की जो पोइट्री है, एक सूफ़ी शायर थे, तो जब वो बच्चे वारिस शाह को खोलेंगे, उनको पोइट्री पढ़ेंगे तो उनको बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल मैसेजेस भी मिलेंगे। ये जेनजी बच्चे जितने हैं, इनका ओरिजिन जो है वो पंजाब से है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैंग्वेज को भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि पंजाबी कूल नहीं है, उससे उर्दू को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। पंजाबी हम घरों में भी बोलने से इज्तनाब करते हैं। 1995 जब आपने कैरियर शुरू किया तो पंजाबी ज़ुबान में पॉप म्यूज़िक आपने शुरू किया था, कैसे याद करते हैं उस वक्त को? याद तो है, कुछ नया करने को दिल चाह रहा था और उस वक्त जो म्यूज़िक हो रहा था ज़रा हटके था। 2-3 म्यूज़िक्स को अगर मिलाएं तो एक नई चीज़ बन जाती है। मुझे याद है पीटर गैब्रियल के साथ मिलके नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने एक बनाया था दम मस्त कलंदर, उसमें म्यूज़िक बहुत मुझे मज़े का लगा। तो लग रहा था कि टाइम ऐसे आ गया है कि जैसे पंजाबी म्यूज़िक में भी थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए और उसको वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ मिला के करने की ज़रूरत है। तो वो एक तजुर्बा ही था और एक पोइट्री जो मेरे पास आई बिल्लो दे घर वाली, वो जब बना तो मेरी सोच से भी ज़्यादा उसका
امپیکٹ آیا. یہ جو پنجابی بھنگڑے کی پاپ صنف آپ لے کر آئے تھے، اس کو کیسے 30 سالوں میں کہاں ارتقا ہوا ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں جو ہیں ان میں ایکسپیریمنٹیشنز ہوتی رہنی چاہیے. جیسے بیچ میں ایک 12 سال کا عرصہ آیا پولیٹکس والا، کیونکہ پوئٹری بھی میری اپنی ہوتی ہے، تو اس پوئٹری میں کہہ لیں کہ انقلابیت، اس میں جوش، اس میں بالکل اور سمت میں چلی گئی اور وہ بھنگڑے والا میوزک کچھ نہ کچھ متاثر اس سے ضرور ہوا. لیکن اس کے بعد ابھی دوبارہ اس کا ایک ریوائول آپ نے دیکھا ہوگا بسنت پہ. تو کوشش میری یہ ہے کہ اس انرجی کو رکھا جائے، وہ انرجی اس بھنگڑا میوزک کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹس بھی کرتے رہیں. آپ کے ساتھ ایک لگی ہوئی کہ لگتا ہے کہ آپ کو شاید جتنے نوٹس آپ کو آئے ہیں زندگی میں شاید ہی کسی فنکار کو پاکستان میں آئے ہوں. میری اپنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں کرتے تھے. آفٹر آل میوزک ہی تھا نا. اور ناموں والے گانے تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، پیار میرا ہو فرزانہ بھول نہ جانا، مہدی حسن صاحب نے گائے ہیں، لیکن ان کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن یہ بلو دے گھریا کو اس طرح پہ کراچی کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا جگہ جگہ بلو کلچر پہ لعنت اور فلاں، یہ وہ یعنی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ جیسے ایک نئے کلچر کا آغاز ہو رہا ہے اس میوزک کو لے کر. مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ایک گانا ایک خاص پاپولیرٹی کی سطح کو عبور کرتا ہے اس پہ لوگ جھومتے تو ہیں ہی بہت بڑی تعداد میں، لیکن بہت سارے لوگ جیلسی میں ناراض بھی ہو جائیں گے، ان کو برا لگے گا اور وہ کنٹروورشل ضرور ہوتا ہے. تو اس سے وہ چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لے کے مجھے عدالت عظمیٰ میں بلایا کہ آؤ نا ذرا. تو پھر میں اپنے وکیل کو لے کر جب وہاں گیا تو میرے جو وکیل تھے ان کی کوشش تھی کہ شاید اتنا سیریس کیس نہ ہو، ہم ویسے ہی منت سماجت کریں گے تو وہ چھوڑ دیں گے جج صاحب، جسٹس بھگوان داس صاحب. تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہم کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے اس طرح، آپ باقاعدہ وکالت نامہ جمع کرائیں اور اس کیس کی پوری تیاری کر کے آئیں، اس کی پیروی کریں. تو ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب میرے وکیل تھے، تو پھر وہ واقعی تھوڑے سے پریشان ہوئے اور ہم نے کام شروع کیا اور ہم نے جتنی بھی پروینیں تھیں ان کے ایفیڈیوٹس لیے کہ بھئی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس گانے پہ. اور کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ کا بھی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ لے کے ساتھ لگایا. انفیکٹ میں نے اس چیز کو پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ پروین بڑی نمکین شاید اس پہ آئے، کیونکہ میرے خلاف ہو جاتے تھے لوگ. تو میں نے پروین کو گایا ہی پرمین تھا، پہلے پروین گا لیا تھا مگر جہاں جہاں گایا تھا وہاں میں نے پرمین کر دیا. ایک جگہ کہیں رہ گیا، ہوتا نا کوئی مس ہو جاتا ہے آپ کا غلطی سے، تو وہ پروین ہی چلا گیا. تو انہوں نے وہی اٹھایا اور اس کو انہوں نے ہر جگہ پہ چلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو گیا بہت. بھارتی پنجاب سے دلیر میدی صاحب نے بھی اپنا کیریئر شروع کیا، اس کے بعد وہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے. آپ کا ہمیں کوئی جانشین اس طرح سے کیوں نظر نہیں آیا؟ وہاں کا پنجاب کا کلچر جو ہے اس کو بہت چیرش کیا جاتا ہے. وہاں پنجابی بڑی شوق سے بولی جاتی ہے، پنجابی بڑے شوق سے لکھی اور گائی جاتی ہے. یہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پنجابی کول نہیں ہے اور اس سے اردو کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. پنجابی ہم گھروں میں بھی بولنے سے اجتناب کرتے ہیں. سیاست سے توبہ کر لی ہے یا انتظار میں ہے کہ وقت اچھا آئے گا؟ دیکھیں کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کا، جیسے میں نے اس سے نکلنے کا بھی نہیں کبھی سوچا تھا، لیکن ایسے موقع آ گئے. اس لیے کل کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری انٹری سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے، ہم کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.
एक थाई अहदेदार ने कहा है कि अमरीकी बहरिया का तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता में एक तवील मिशन के बाद अगले हफ्ते थाईलैंड में लंगर अंदाज होगा। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जहाज़ पर सवार अमले के अहल खाना की जानिब से उनकी जहनी सेहत और जहाज़ के अंदर रिहायशी हालात की खराबी से मुतल्लिक तशवीश की इतलात सामने आई थी। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान के मुताबिक अब्राहम लिंकन, जिसने सनीचर के रोज़ मशरक़ वस्ता छोड़ा, 200 से ज़ायद दिनों से किसी भी बंदरगाह पर नहीं रुका था। इस तरह इसने मुसलसल समंदर में मौजूद रहने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करने वाले इस अहदेदार ने कहा कि यह जहाज़, जिस पर तकरीबन 5000 एहलकार सवार हैं, तवील समंदरी सफ़र के बाद आराम और तफरीह के लिए थाईलैंड में आकर रुकेगा। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस ने निजी तालीमी इदारे सरहद यूनिवर्सिटी में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक फौजी अफसर और तुलबा के दरमियान हाथापाई और सड़क ब्लॉक किए जाने के वाक़े का रोज़नामचे में इंदराज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ख्याल रहे रोज़नामचा एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसमें किसी रिपोर्ट के अंदराज के बाद इसे बाकायदा FIR में तब्दील किया जा सकता है। वफाकी पुलिस के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस मामले को सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि फौजी अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए कानूनी दस्तावेजात का होना जरूरी है। उनके मुताबिक रोजनामचे में इंदराज के बाद इस रिपोर्ट को सील कर दिया गया है। एहलकार के मुताबिक सरहद यूनिवर्सिटी में पेश आए वाक़े से मुतल्लिक जो वीडियोस सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं, उनका भी तज्ज़िया किया जा रहा है, जिसके बाद जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 24 अगस्त को सरहद यूनिवर्सिटी में तुलबा और फौजी अफसर के दरमियान हाथापाई का मामला पेश आया था, जिसके बाद फौजी अफसर ने हवाई फायरिंग की थी। इस मामले की बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 24 घंटे से वायरल हैं।